Hello dear students, welcome on this online platform and today's lecture we will discuss about the solid state physics for MSc final year, or we can say the condensed matter physics. Okay dear student, so firstly we will discuss about the unit division and marking scheme of solid state physics. Okay dear students, तो अब मैं इसको हिंदी में डिस्कस कर देता हूँ कि आज के इस लेक्चर में हम विद्यार्थियों सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट किस तरह से डिवाइडेड हैं और किस यूनिट में क्या पढ़ना है एंड मार्किंग स्कीम क्या है. ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो देखिएगा हम बात करें जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है विद्यार्थियों, इस पेपर का पूरा नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स. ओके, सो वी डिवाइड इनटू सेक्शन. इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ओके, सेक्शन बी. सो डियर स्टूडेंट्स, इन सेक्शन ए 5 units are included. Okay, sorry, 4. Unit first, unit second, and unit third, and unit fourth. Okay, unit first and second in statistical mechanics. विद्यार्थियों, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे. ओके, यूनिट जो थर्ड है, ओके, यूनिट थर्ड जो हमारी है वो है थ्योरी ऑफ मेटल्स. ओके, एंड यूनिट फोर्थ जो है वो है बैंड थ्योरी. ओके, ये हमारी हुई यूनिट सेक्शन ए का जो पार्ट है हमारा ये है. एवरी यूनिट, जो ईच यूनिट है वो कैरी करेगी कितना मार्क्स? 20 मार्क्स. ओके, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से मिलेगा विद्यार्थियों. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. सेक्शन बी की हम बात करें तो इसमें भी वही यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7. ओके, सिलेबस में 7 यूनिट ही दिखा रखी है बट टोटल वही 8 यूनिट का, इसी को डिवाइड करके 8 बना देते हैं. ओके, 8 यूनिट्स ऐसे सिलेबस में पूरा दिखा नहीं रखा. ओके, यूनिट जो 5 है जो आपकी है वो है लैटिस वाइब्रेशंस एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. ओके, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या जो भी एटम्स हैं उनके बारे में. यूनिट 6 जो है वो आपकी आएगी सेमीकंडक्टर एंड यूनिट 7 आपकी होगी मैग्नेटिज्म. ओके विद्यार्थियों, सो ईच यूनिट कैरी 20 मार्क्स एंड यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, एंड यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7. अब देखिएगा विद्यार्थियों, जो यूनिट फर्स्ट और सेकेंड है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं और थ्योरी ऑफ मेटल और बैंड थ्योरी यूनिट थर्ड और फोर्थ में आप स्टडी करेंगे. हम जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन बी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. ओके, हम सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे और उसमें यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे आज, लैटिस वाइब्रेशन. ओके, बिकॉज ये थोड़ा पार्ट हमारा जल्दी हो जाएगा, फिर अपन इधर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एंट्री करेंगे. ओके विद्यार्थियों, तो हर चीज़ को डीपली कंसेप्ट के साथ समझना है और आगे बढ़ते हुए चलना है. बिकॉज जो एमएससी फाइनल ईयर का फिजिक्स है विद्यार्थियों, जो एमएससी फाइनल ईयर का जो फिजिक्स है वो एक तरह से रिसर्च का फिजिक्स माना जाता है. ओके, यहाँ पर जो फिजिक्स है थोड़ा सा कोर्स लेंदी है बट एक समझने लायक कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें हैं. ओके, और आपके लिए नेट वगैरह में भी काफ़ी उपयोगी होंगी. ओके,
तो ये बातें आप एक बार राइट डाउन करें, उसके बाद हम आगे की चर्चाएं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा सब कुछ। ओके, तो ये हमारे पास यूनिट्स का डिवीजन है, ऐसे हमने यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, लाइक मत्स्य यूनिवर्सिटी और जो भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये उपयोगी साबित है ये कोर्स। ओके, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनके यूनिट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी मैटर सारा जो कंटेंट है वो यही है। ओके, तो जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे जुड़े रहें। ओके, अब देखिएगा, आगे बढ़ें। एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी हर चीज़ें। अब देखिएगा, विद्यार्थियों हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पहले सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कहें कंडेंस मैटर फिजिक्स, विद्यार्थियों कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि कंडेंस मैटर फिजिक्स कौन सी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कौन सी। तो मैं आपको बता दूं कि कंडेंस मैटर फिजिक्स का ही एक पार्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इसी में से निकल के आता है, किसमें से, कंडेंस मैटर फिजिक्स में। बिकॉज कंडेंस मैटर फिजिक्स में हम सभी स्टेट्स का स्टडी करते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स वी स्टडी ओनली सॉलिड। किसके बारे में करेंगे, ओनली सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो विद्यार्थी आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंडेंस मैटर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या अंतर है। जब आगे रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो कई बच्चे कंडेंस मैटर फिजिक्स से क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो उनके ये सारे सब्जेक्ट यानी सारी स्टेट्स उनको पढ़ाई जाती है। ओके, रिसर्च में इन सभी के ऊपर उनको काम करना पड़ता है। बट इन एमएससी फाइनल ईयर यू कैन ओनली या यू स्टडी ओनली, किसके बारे में स्टडी करेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे विद्यार्थियों। ओके, तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिएगा, आगे की चर्चा हम करें। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ओनली समझाया मैंने आपको इसके बारे में कि कंडेंस मैटर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ी बातें और करें तो विद्यार्थियों, इन जनरल सॉलिड्स अर्थ कहें तो इन जनरल जो हमारा मैटर है उसकी स्टेट्स 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सही बात है, बट वी विल स्टडी ओनली अबाउट सॉलिड। ओके, सो इन जनरल सॉलिड्स आर 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, द सॉलिड विच हैव रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट को रखता है हम उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। विद्यार्थी ओनली मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ओनली बस समझा रहा हूँ। अभी जो सिलेबस में मेंशन हो तो यहाँ पर रिटन पार्ट हमारा होगा अच्छे से, बस एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ओके, अब बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड विच हैव नॉट रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट, जो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं रखते हैं या कहें इर्रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट रखते हैं, उन्हें हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी। सेक्शन बी, और सेक्शन बी का कौन सा यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 5। ओके, और यूनिट नंबर 5 का जो नाम है वो है लैटिस वाइब्रेशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज
ऑफ सॉलिड। ओके, तो ये हमारी यूनिट का नेम है लैटिस वाइब्रेशन एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यूनिट के नेम के ऊपर ही थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लैटिस क्या है, व्हाट इज लैटिस। बताएंगे वही, क्या बताएंगे, ऑफलाइन है ऑनलाइन थोड़ी ना है अपन। तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर सब्सक्राइब बढ़ाएं ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सके, ताकि पढ़ने का और अच्छा मज़ा आए। ओके, तो विद्यार्थियों सॉलिड जो है, सॉरी मैं क्या कह रहा था आपको, लैटिस क्या है। लैटिस जो है स्पेस के अंदर एक इमेजिनरी पॉइंट्स का अरेंजमेंट है। ओके, लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस। एक स्पेस ले लिया और उसके अंदर हमने इमेजिनरी पॉइंट्स का अरेंजमेंट कर दिया, वो क्या कहलाएगा हमारा लैटिस। जैसे कि हम मान लीजिए कोई मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसकी एक मैप बनाते हैं, एक नक्शा उसका बनाते हैं कि मुझे यहाँ पर किचन चाहिए, यहाँ पर बेडरूम चाहिए, यहाँ पर मेरा ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर गेस्ट रूम होना चाहिए। तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। तो वो जो आइडिया है वही हमारा एक लैटिस है। ओके, समझ में आई होगी बातें। तो लैटिस क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे। अब हमारा पार्ट शुरू होता है लैटिस। लैटिस, तो लैटिस इज एन arrangement of imaginary points in the space is called as, सॉरी है ना, इतना ही। स्पेस के अंदर इमेजिनरी पॉइंट्स का क्या है, एक अरेंजमेंट है। ओके, तो यहाँ पर बनाएंगे ये लैटिस के इमेजिनरी पॉइंट्स। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्या हो गया हमारा लैटिस हुआ। लैटिस एक इमेजिनरी पॉइंट्स का अरेंजमेंट है। ओके, अब हम बात करें, अगर हमने उस नक्शे के आधार पे या उस मैप के आधार पे वहाँ पर एक बिल्डिंग डिजाइन कर दी, अर्थात हमने इन पॉइंट्स के ऊपर इनको मिला के कैसे भी करा के एक बिल्डिंग बना दिया। ओके, एक बिल्डिंग हमने बना दिया विद्यार्थियों, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, एक बिल्डिंग हमने बना दी। तो हमने अब वहाँ पर क्या कर दिया, इन इमेजिनरी पॉइंट्स पे एटम को स्थापित कर दिया, एटम्स को यहाँ पर बिठा दिया इनके ऊपर। इट मीन्स ये अब हमारा क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। और जब लैटिस और बेसिस मिल जाते हैं, जब लैटिस और बेसिस मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का। ओके, ये कंसेप्ट माइंड में सेट रखना है कि लैटिस क्या होता है, लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस। ओके, बट इन लैटिस पॉइंट के ऊपर यदि हम एटम्स को क्या कर दें, यहाँ पर स्थापित कर दें, एटम्स को यहाँ पर बिठा दें, तो अब जो पार्ट है वो बेसिस कहलाएगा। और जब बेसिस और लैटिस मिलके क्या बन जाते हैं, लैटिस और बेसिस दोनों मिलके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ओके, एक बार आप इतना बनाएं, फिर आगे की बातें हम कर लेते हैं। ओके, तो लैटिस और बेसिस मिलके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको लिखा है, क्योंकि लैटिस जब यूनिट का ही नेम है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम लैटिस वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, लैटिस वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करें लैटिस का वाइब्रेशन कैसे होता है। विद्यार्थियों, लैटिस के अंदर बहुत सारे हम एटम्स बिठाएंगे, ठीक है, और एक क्रिस्टल बन जाएगा। अब उस क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। अब यदि हम उस एटम्स को या उन एटम्स को हम बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे या फिर उनकी इंटरनल एनर्जी से वो क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं।
और उनका जो वाइब्रेशन है वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कंसीडर्ड किया जाता है। ओके, एक लीनियर चेन या कहें एक स्प्रिंग का जो वाइब्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग उनका वाइब्रेशन हम मानते हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा अजम्पशन लिया गया है। ओके, तो लैटिस का जो वाइब्रेशन है वो या तो बाहर से एनर्जी देंगे या फिर उनकी इंटरनल एनर्जी से भी कभी कभार जो है वाइब्रेट वो करने लग जाते हैं। ओके, तो लैटिस का जो वाइब्रेशन है वो दो टाइप से हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम यही डालेंगे यहाँ, लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस का जो वाइब्रेशन है यहाँ पर टू टाइप से हम देखेंगे। कौन कौन से होंगे दो टाइप्स इसके, कौन कौन से होंगे? वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। ओके, लैटिस वाइब्रेशन। एंड सेकंड इज वन डायमेंशनल डायएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। विद्यार्थियों दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 20 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा है। दोनों ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स अपने पक्के करना है एकदम अच्छे से। ओके, तो अब आज हम जो करने वाले हैं स्टार्ट, वो करने वाले हैं वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। ओके, तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। एकदम अच्छे से क्लियर करना है सभी को, ठीक है। देखिएगा विद्यार्थियों कैसे करेंगे, ठीक है। तो वन डायमेंशनल इट मीन्स एक लीनियर चेन की तरह हमें कंसिडर करना है, एक ही अक्ष के अलोंग इसको कंसिडर करना है। या तो आप वर्टिकली कंसिडर कर लो या फिर हॉरिजॉन्टली कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे एक्सप्लेनेशन को बेटर करने के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टली कंसिडर करके चलेंगे। मान लीजिए ये एटम्स हैं जो लीनियरली अटैच्ड हैं, ठीक है, ऐसे, और ये एक स्प्रिंग, इनकी जो बॉन्ड है वो एक स्प्रिंग की तरह कंसिडर किए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ईच एटम का जो मास है वो m है, ईच एटम हैविंग मास m। ओके, ये इनकी इनिशियली स्टेट है, इनिशियल स्टेट है जब ये एटम्स लैटिस के अंदर हैं। ओके, अब देखिएगा क्या होना है यहाँ से। और ये भी मान लेते हैं कि ये जो है इसको एक एटम और आगे ऐड कर दो इसमें, ठीक है। मान लेते हैं ये nth एटम है, कौन सा एटम है? nth एटम, ठीक है। तो इससे अगला कौन सा होगा? n+1th एटम। इससे इससे पिछला कौन सा होगा? n-1th एटम। इससे अगला n-2th एटम। और ये कौन सा होगा? n+2th एटम, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक बातें समझ आई होगी। ये इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट को दर्शा रही है लाइंस, ओके, कि एटम अपनी फिक्स स्टेट पे है। वही मास m इसका है। इनको आप सही ढंग से लिखना, n+1 को थोड़ा साइड में लिख देना ताकि इन लाइन के ऊपर ना आए। देखिएगा विद्यार्थियों कि ये m मास के सभी पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह इनिशियल स्टेट यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। आफ्टर जब हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे एक्सटर्नली या फिर इनकी इंटरनल एनर्जी से ये वाइब्रेट करेंगे या फिर कहे तो इनमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो ये लीनियरली डिस्प्लेस्ड होंगे। तो मैं मानता हूँ ये जो पार्टिकल है अब यहाँ आ गया, ये जो पार्टिकल अब यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ, ये एटम यहाँ, सॉरी एटम बोलो यहाँ पर, और ये एटम यहाँ,
ओके, और इनकी वही लीनियर चेन। ठीक है, ये मास एम, ये भी मास एम, ईच एटम हैविंग मास एम। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइन्स अब ऐसे आएंगी, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका कितना हुआ, u, ये एटम था तो UN-2 होगा इसका बता सकते हैं आप, UN-1, इसका nth एटम है यहाँ पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है UN मैंने कंसिडर किया है, इसका कितना होगा UN+1 वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम वेक्टर यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, UN+2 वेक्टर। ओके, तो विद्यार्थियों आपने देखा ये है तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट के बाद में इनकी ये स्थिति है, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट के बाद ये कंडीशन इनकी होगी। ओके, तो आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि सभी एटम्स अपनी अपनी जगह से क्या हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं लीनियरली। ओके, अब आगे देखिएगा क्या करना है हमें, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी हमें यहाँ लिखनी है, वो देखिएगा कैसे लिखेंगे। लेट्स, एग्जाम में से लिख के आना है, लेट्स कंसीडर ए लीनियर वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, या कहें तो एक चेन, मोनोएटॉमिक चेन है, यहाँ पर एक चैन की तरह ही कड़ी की कड़ी जुड़ रही है, मोनोएटॉमिक लैटिस इन विच each atom having mass m, and the distance between each atom is called as bond length, that is also called as लैटिस पैरामीटर। इसको लैटिस पैरामीटर भी हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ को। कौन सी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, ये वाली, ये जो लेंथ है यहाँ पर मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ सभी एटम्स के बीच में। ओके, ये आपके पास आया। अब देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज़ और है, लैटिस पैरामीटर हमारे पास आ गया। मैं अब आपको एक चीज़ यहाँ पर और लिखवा रहा हूँ, वो देखिएगा क्या मैं कहूँ, इसका यहाँ से इस एटम के लिए देखो ए डिस्टेंस हो गई क्या, अगले के लिए यहाँ से कितनी हो गई 2a, ए और ए 2a हो गई, इससे अगले की देखो 3a, उससे अगले की 4a, ऐसे nth एटम की कितनी हो जाएगी Na, क्या हो जाएगी Na। तो nth एटम के लिए कितनी, कहने वाले उसका कोऑर्डिनेट कहें तो x1 एटम मान रहा हूँ मैं इसको, सॉरी x1 एटम का a हो जाएगा यहाँ से, x2 एटम की बात करूँ तो 2a हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे x3 कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं 3a, ऐसे x4 का 4a, क्योंकि 4a डिस्टेंस हो गई। ऐसे nth एटम की बात करूँ xn Na कितना आएगा Na। अब आप कह रहे हो सर nth एटम तो यहाँ है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 2 3 मान रहा हूँ, लेकिन nth एटम का मतलब यहाँ पर पीछे बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हैं इस लैटिस में, बिकॉज लैटिस एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम से बना हुआ रहता है। जो क्रिस्टल है, सॉरी क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, जो कि किसी भी तरह से पीरियोडिकली या कहें तो अरेंजमेंट उनका होता है उस क्रिस्टल के अंदर। ओके, अब देखिएगा x1a, x2 2a, x3 3a, x4 4a, xn कितना हो गया Na कोऑर्डिनेट हुआ, इसका कितना होगा n+1a कोऑर्डिनेट, इसका बताएंगे n+2a और n+3a और n+1,
और यहाँ पर n-2a। ओके विद्यार्थियों, तो ये आपके पास आ चुका है, यानी इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। तो ये बात सबको समझ आएगी मैंने कैसे लिखा वो चीज़, कि ओनली कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट मैंने किया है। तो ऐसे nth एटम के लिए na कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक बार यहाँ तक राइट डाउन करें या थोड़ा सा और लिखवा दो आगे। ओके, लिखवा देते हैं। हियर द बॉन्ड बिटवीन एटम्स कंसीडर्ड एज इलास्टिक स्प्रिंग, एक इलास्टिक स्प्रिंग की तरह कंसीडर किया गया है। इलास्टिक स्प्रिंग, एक बार यहाँ तक राइट डाउन करेंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करें, इलास्टिक स्प्रिंग हो गया। अब देखिए, अब जब इलास्टिक स्प्रिंग है तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी ए रेस्टोरिंग फोर्स, एक रेस्टोरिंग फोर्स होगा। और रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, F बराबर माइनस बीटा एक्स या के एक्स भी बोल सकते हैं। बिकॉज जब ये एटम्स हमारे हैं जो एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पर, ओके, तो आप देखेंगे एसएचएम मोशन होगी। और एसएचएम मोशन में आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासों के अंदर कि जब भी एसएचएम मोशन होता है तो स्प्रिंग मान लीजिए जैसे खिंच रही है, ऐसे उसका मोशन हो रहा है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो उसको वापस उसकी मीन पोजीशन में ले जाने का काम करता है। ओके, जैसे मान लीजिएगा ये स्प्रिंग है, अगर मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा खींच के छोड़ूं तो ये ऐसे मोशन करेगी। तो आप देखेंगे इसकी मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो इसको वापस उसी अवस्था में लाने का कार्य करता है, उसी स्टेट में लाने का कार्य करता है। ओके, तो F बराबर माइनस बीटा एक्स, इक्वेशन नंबर 1। हियर जो बीटा है वो क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करें सभी, फिर हम आगे अब इसकी वैल्यू निकालते हैं फोर्स की। ओके, मैं देखता हूँ एक बार विजिबल है कि नहीं पूरा। ओके विद्यार्थियों, आपको सारा विजिबल है। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा सीधा कर लें अगर करना चाहते हैं तो। बाकी तो देखो चल भी जाएगा, कोई इतनी वो नहीं है, आप सीधा बनाना, लेकिन इसको थोड़ा सा आप सीधा करें। ओके, तो ये आपका डायग्राम है। एक बार सभी आराम से राइट डाउन कर ले, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे अपन। आगे चलें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपके सामने
यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि डायग्राम की भी हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए हम फिर दोबारा डायग्राम बनाने में टाइम ख़राब नहीं करेंगे। अब देखिएगा विद्यार्थियों क्या होने वाला है। अब ये जो हमने अब तक बातें की वो इसके लिए की है। अब हमारा जो क्रिस्टल है ओके वो क्या करेगा बताएंगे मुझे। अब जो हमारा क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। बिकॉज विद्यार्थी जैसे हम पार्टिकल को या इस एटम को एनर्जी देंगे तो ये एटम अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करते हैं अगले एटम तक ट्रांसफ़र करेगा उस एनर्जी को। ऐसे ही फिर ये भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे ही फिर इसके पास एनर्जी जाएगी, ये भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे इसके पास जाएगी। क्योंकि हम संपूर्ण क्रिस्टल को एक साथ एनर्जी नहीं दे सकते हैं एट वन टाइम, एक समय में एक साथ एनर्जी नहीं दे सकते संपूर्ण क्रिस्टल को। इसलिए हमें एनर्जी यहाँ से स्टार्ट करती है तो पूरे क्रिस्टल में कैसे फैलेगी वो वाइब्रेशन के माध्यम से। जब वाइब्रेट करते हुए एटम्स आगे से आगे बढ़ेंगे तो संपूर्ण क्रिस्टल को एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे और हमारा जो टोटल क्रिस्टल है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और वाइब्रेट करने से इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ईच एटम के अंदर, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें लिखूँगा। हमारा डस्टर कहाँ है वो देखिए क्या लिखने वाले हैं। जो भी मैंने समझा है वही बातें लिखूँगा। लिखेंगे व्हेन we give the energy to the crystal lattice, ऐसे बोल सकते हैं क्रिस्टल, then crystal start vibration, okay, and each atom displaced to their initial position, yeah, each atom displaced with respect to their mean या their initial position ओके, अपनी पोजीशन से क्या करेंगे वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। सपोज un is the displacement of un is the displacement of nth particle which can be affected by, या which which will affect by n+1 atom and n-1th एटम। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो nth एटम है जैसे डिस्प्लेस्ड होगा तो आप देखेंगे ये इन दोनों एटम से क्या होगा अफेक्टेड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा है एंड nth पार्टिकल विच विल अफेक्टेड बाई n+1 पार्टिकल। जैसे वाइब्रेट करेगा तो ये इन दोनों से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो इंट्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं वो नियरेस्ट नेबर इंट्रैक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस एटम के लिए ओनली इन दोनों का ही इफेक्ट देखेंगे। इसी प्रकार से इस एटम के लिए हम इन दोनों का इफेक्ट देखेंगे, इसी प्रकार से इसके लिए इसका और इसके अगले का क्या देखेंगे इफेक्ट देखेंगे। ओके, बिकॉज हम यहाँ जो लैटिस वाइब्रेशन के अंदर अजम्पशन लिया गया वो किसका लिया गया कि नियरेस्ट नेबर इंट्रैक्शन होनी चाहिए ओनली। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पर नियरेस्ट एटम का ही क्या देखेंगे इफेक्ट देखने वाले हैं, विच विल अफेक्ट बाई n+1 एटम एंड n-1 एटम which having un+1 and un-1 displacement रेस्पेक्टिवली। जो अगले पार्टिकल हैं ये वाला और ये वाला डिस्प्लेसमेंट रखता है रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट। यहाँ पर थ्योरी ऐसे कैसे आपको जमा के लिख के आनी है एग्जाम के अंदर, ताकि एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर मार्क कर दे यहाँ पर अच्छे से। ओके,
ये बातें अपनी हुई। एक बार यहाँ तक राइट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं। थोड़ी मैं मार्कर में स्याही ऐड कर लेता हूँ। आगे बढ़े। चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा बातें अपन आगे की करें। ये बीएससी के लिए भी उपयोगी है और एमएससी के लिए भी। अब देखिएगा, इफ देयर इज ओनली नियरेस्ट नेबर interaction if there is only nearest neighbor interaction, then the net displacement between atom, इन एटम्स के बिटवीन हम देखते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। एक बार मार्कर चेंज कर लें। ओके, तो अब आप देखेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एटम्स के बीच हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो हम डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू लिख दें कि F बराबर क्या था, माइनस बीटा एक्स। या इस माइनस को मैं अंदर कंसिडर करूंगा, अभी वापस कॉमन ले लूँगा। तो मैं फोर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा बीटा, ठीक है, बीटा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, एक्स का मीन्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो nth एटम को कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये, ऐसा ही हो रहा है। तो ये एटम इस पे फोर्स लगा रहा है, इट मीन्स UN+1। जो फोर्स लगा रहा है उसमें से उसको माइनस कर दो, UN वेक्टर, प्लस ये इस पे फोर्स लगाएगा तो UN-1 माइनस UN। ओके, तो ये आपके पास क्या आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट रख दिया, F इक्वल टू बीटा। यहाँ से देखेंगे ये ऐड हो जाएगा, UN+1 वेक्टर। अब वेक्टर हटा दीजिएगा, हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, UN-2UN। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना आया, सॉरी UN-1, तो कितना हो गया, 2UN माइनस UN+1 माइनस UN। तो आप देख रहे हैं रेस्टोरिंग F बराबर माइनस बीटा एक्स। ये एक्स की वैल्यू आ गई ना, इसका नेट हियर एक्स जो है वो कितना आया, 2UN UN+1 माइनस UN। नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, नेट डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों को लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। ये जो एटम है nth एटम, इसके ऊपर ये फोर्स डालेगा ऐसे, ठीक है, यानी कि ये जो एटम है इन दोनों से क्या होगा, इफेक्टेड होगा। अफेक्ट डालेंगे दोनों, तो इसका इसमें से माइनस, इसका इसमें से माइनस, इसका इसमें से माइनस, इसका इसमें से माइनस। जो इफेक्ट कर रहा है उसको पहले लिखो, फिर जिस एटम पे इफेक्ट डाल रहे हैं उसको बाद में माइनस करवाओ, ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाए। ओके, तो ये आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट आया। इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1। या अभी रुकिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। एक बार राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हमें डायग्राम की इतनी आवश्यकता नहीं है, अब हम डायग्राम को भी यहाँ से हटा देंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं देखता हूँ एक बार वीडियो राइट बन रहा है कि नहीं। ओके, चलें आगे। ओके, अब मैं डायग्राम को भी रफ कर रहा हूँ। जो भी कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो हो गई है। अब मैथमेटिकली ओनली कैलकुलेशन बचता है, वो हमें करना है। देखिएगा, अब बातें आगे की करें, ओनली हमें इस इक्वेशन की
रिक्वायर्ड है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ओनली। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आई है इसमें क्या करो, यहाँ पर एफ का वैल्यू आप जानते हो कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एम डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर, न्यूटन का सेकेंड लॉ है मोशन का, यही है, इक्वल टू माइनस बीटा टू यू एन माइनस यू एन प्लस वन और माइनस यू एन। ओके, यहाँ से डी टू यू एन टी टी स्क्वायर माइनस बीटा, इस एम को यहाँ नीचे ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा, टू यू एन प्लस वन, सॉरी यू एन माइनस वन, ऐसा ही है। यहाँ भी यू एन माइनस वन करो, यू एन माइनस वन। आगे चलते हैं, ये हमारे पास आया, तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, इट इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, लीनियर तो नहीं करेंगे इसको। अब देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो प्लेन वेव होगा। कैसा होगा, लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज प्लेन वेव। प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा, बिकॉज जो एसएचएम के अंदर जनरल सॉल्यूशन आता है डिस्प्लेसमेंट का वो ऐसा ही आता है, यू एन ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कहें तो ए आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे आता है। बट यहाँ nth एटम के लिए लिख रहे हो तो x की जगह क्या आ जाएगा, x बराबर एन ए, क्या बताया था मैंने, एन ए, ठीक है। तो के एन ए यहाँ पर हो जाएगा, आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। इसको दे दीजिएगा आप, सॉरी इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, यू एन आ गया, सिमिलरली आप यू एन प्लस वन के लिए भी लिखो इसको, यू एन प्लस वन कैसे करना है, ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस एन की जगह क्या कर दो, एन प्लस वन। ऐसे यू एन माइनस वन के लिए भी लिखो, ऐसे, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ये जो सारी वैल्यूज है इनको नंबर दे दीजिएगा 2 नंबर। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है वैल्यूज को। तो देखिएगा आगे की बातें हम करें, तो आगे की वैल्यूज, अब वैल्यूज पुट कैसे करोगे, देखो यहाँ पर भी जगह, उधर काम में लेंगे जगह को, वैल्यूज पुट करें उसमें। तो डी टू यू एन, अब यू एन की आप देखोगे ये वैल्यू रखेंगे यहाँ ले जाएंगे, उसका 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, आयोटा ओमेगा का स्क्वायर। समझ में आ रही है, क्योंकि 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो 2 बार ओमेगा यहाँ आएगा नीचे, ठीक है। तो आयोटा भी साथ आएगा, आयोटा ओमेगा एक बार, आयोटा ओमेगा एक बार, दोनों का स्क्वायर करेंगे और मेरे पास वापस यही राशि बच जाएगी, यानी यू एन बच जाएगा। ये लिखे तो ए ई आयोटा ओमेगा टी के एन, यानी आप इसका डिफरेंशियल करें तो आपके पास यही नंबर बचेगा। कौन सा वाला, ये वाला, बराबर माइनस बीटा एम, बीटा अपॉन एम टू यू, वैल्यू यहाँ रखनी है, टू यू एन की वैल्यू रख दो, ये भी ए ई आयोटा ओमेगा टी के एन ए, ठीक है, माइनस यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन ये रहा, ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन प्लस वन ए, ठीक है। आगे बढ़ें, माइनस यू एन माइनस वन की वैल्यू ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन माइनस वन ए, ठीक है। ऐसे वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करें। देखो ए सब में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी है, वहाँ भी, सब में से कॉमन लेके काट दो उसको, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, एक सब में से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एन ए इक्वल टू माइनस बीटा बाई एम, 2 बचेगा, ए हट जाएगा, ई की पावर आयोटा, यहाँ से देखो पावर, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगी, ओमेगा टी माइनस के एन ए,
आगे देखना, ए तो हट गया, ए की पावर आयोटा ओमेगा टी, यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ तो एक तो आएगा के एन ए, उसको तो अंदर रहने दो, एक बचेगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा के ए, के आ गया। आगे देखना, ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, इससे आगे जाओगे तो इसको पावर को अलग करेंगे, ई टू दी पावर आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा के ए। अब आप देख रहे हैं ये जो टर्म है ये वाली यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये सब जगह से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ओनली क्या बच, सब में से कॉमन लेके इससे काट देना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा इधर, सॉरी अब नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं बिकॉज नीचे आपको विजिबल नहीं होगा, फिर यहाँ थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं। अब देखिएगा विद्यार्थियों, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर देखो माइनस बीटा बाई एम, और यहाँ 2, उससे आगे क्या बचेगा ए टू दी पावर माइनस आयोटा के, फिर माइनस ए टू दी पावर आयोटा के। ओके, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा बाई एम, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस कॉमन लो, ए टू दी पावर आयोटा के प्लस ए टू दी पावर माइनस आयोटा के, ऐसे लिख दूँ। अब क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा बाई एम 2 माइनस, ये हो गया बिकॉज हम जानते हैं ए टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 क्या किसका होगा, सॉरी आयोटा का है ना, तो आयोटा में तो वैसे ओपन कर लो ना, दे माइनर थ्योरम से, ई टू दी पावर आयोटा थीटा से कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक होता है ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दोनों को ऐड करिएगा, इधर से भी ऐड करोगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 cos थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट, इट मीन्स ए टू दी पावर आयोटा थीटा ए टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा की जगह के है तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा की जगह के, फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस 2 को कॉमन ले लीजिएगा, 2 बीटा बाई एम 1 माइनस कोस के, ठीक है। इससे आगे देखिएगा क्या करना है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल ही कर दो ना, 2 बीटा बाई एम, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा आपको, कौन सा 1 माइनस, हमारे पास आता है कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होगा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम ये वाला यहाँ यूज करें तो कैसे करें, cos थीटा का ही चाहिए हमें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह के है, इसको यूज कर लीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के बाई 2, आप इसको ओपन करें तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 बीटा बाई एम 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 है, तो 4 बीटा अपॉन एम साइन के बाई 2, तो ये आपके पास क्या आया, ओमेगा और के में एक रिलेशन हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है विद्यार्थियों। तो हमारे पास ओमेगा और के में एक रिलेशन आया, यहाँ तक करें, फिर हम ये फॉर्मूला साइड में लिख दीजिएगा ताकि बाद में भी आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिएगा, इस पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, इट इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के विच इज कॉल्ड एज dispersion relation for
मोनो एटॉमिक फॉर वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। ओके, कि ये जो है ओमेगा और के में क्या है, रिलेशन है, जिसको हम डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं, तो किसके लिए, फॉर वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेराइव करो डिस्पर्जन रिलेशन किसके लिए, फॉर मोनो एटॉमिक वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए, या फिर डायरेक्ट कह सकता है लैटिस वाइब्रेशन को एक्सप्लेन कीजिए फॉर मोनो एटॉमिक लैटिस के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये काम आप सभी करेंगे। कल हम इसके अंदर कुछ केसेस देखेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, है ना, और अलग अलग स्थितियों में इस ओमेगा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो लेक्चर हैं वो आप रेगुलर रहें, साथ में रेगुलर देखें इनको, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रहे। अगर फिर भी यहाँ कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका हम जवाब देंगे। तो जो भी MSc फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं इस लेक्चर को आप उन तक भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे कम से कम मानिएगा कि 7-8 लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। उसके बाद हम हमारे एप्लीकेशन के ऊपर इसकी चर्चाएं करेंगे, पूरे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। ओके, कुछ मिनिमम फीस के अंदर। ठीक है, तो आप जो है एप्लीकेशन का जो नाम है वो है फिजिक्स बाई AK सर। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स बाई AK सर यानी एप्लीकेशन का नाम है। दूसरा यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है, फिजिक्स बाई AK सर। ठीक है, इसमें जाइएगा, ऐप को इंस्टॉल करिएगा, कोर्स को परचेज करो और अपनी स्टडी को रेगुलर करो। ठीक है, तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।